हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी। आज से अपन इस काम को शुरू करते हैं और इसको हम हमेशा आगे तक करते रहेंगे। अगले से अगला एग्जाम, जैसे अभी मैं देखूं जुलाई की 4 डेट्स हैं आपके पास में। एनटीपीसी सीबीटी 1 की 7th फेज में बचे हुए 2,78,000 बच्चों के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम है ग्रुप डी का। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मंथ अगस्त में क्लियर हो जाएगा। क्या क्या डेट्स हैं, क्या कुछ होना है, उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 में जो बच्चे पास होंगे उनको सीबीटी 2 का एग्जाम देना है। आगे बात करूं सीएचएसएल में बचे हुए जो बच्चे हैं, सीजीएल प्री अगस्त में होने वाला है और आगे लेटर ऑन जो जो एग्जाम्स होते चले जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मॉक टेस्ट में अपन खिचड़ी ना बनाएं, स्पेसिफिक रखें। जैसे ये जो मॉक टेस्ट मैं आज शुरू करवा रहा हूं, ये उस हर बच्चे के काम का है जो ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहता है, जो एनटीपीसी में बचे हुए स्टूडेंट्स हैं और बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जो सीबीटी 1 है उसमें पास होंगे। सीबीटी 2 में भी ये काम आएगा क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम है, थोड़ा लेवल का फर्क आता है। मैं यहां तक कहूंगा कि सीएचएसएल और सीजीएल प्री में भी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का लेवल मोर और लेस एक जैसा है। मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जमीन आसमान का, लेकिन रीजनिंग में लगभग एक जैसा रहता है। थोड़ा लेवल जरूर ज्यादा हो सकता है। हम क्या कोशिश करेंगे, जैसे आप देखिए 30 क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में आते हैं टीयर 1 में, टीयर 2 में 35 आते हैं, ग्रुप डी में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के प्री में 25 क्वेश्चंस आते हैं, सीएचएसएल में भी 25 आते हैं। तो ये आज का जो पेपर है वो 30 क्वेश्चंस का है। एक बार अपन ध्यान देते हैं बोर्ड पर कि आपके रेलवे का जो एग्जाम होता है, रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें मेरा जो एनालिसिस कहता है तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। अपन शुरू करते हैं। आज ये पहला मॉक टेस्ट है तो 2 मिनट अपन को इसके बारे में बात करनी चाहिए। देखो, मैं हमेशा ये मानता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी यात्रा करनी हो, एक बार में इंसान एक ही कदम रख सकता है ना। एक एक कदम से पूरी यात्रा हो जाती है। ऐसे हम एक बार में एक ही क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं। एक बार बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, क्लॉक यानी कि घड़ी, इससे करीब एक क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशनशिप्स में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम का 1 से 2 होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसका 1 से 2 रहता है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन अक्सर आता है। जंबलिंग में एक क्वेश्चन आता है। एनालॉजी यानी कि सिमिलरिटी, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन से 2-3 होंगे। डायरेक्शन यानी कि दिशा से 1 होगा। आपकी कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज अलग है, नंबर सीरीज अलग है, उससे एक आध क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है। पजल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, तो अजम्पशन और कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट ये ज्यादा आता है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी का 1 आएगा। जो आपका डीआईए, डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे 2-3 आते हैं। डाइस का अक्सर एक क्वेश्चन आता, कभी नहीं भी आता। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पेपर कंप्लीट, ये सब नॉन वर्बल है। इस नॉन वर्बल से करीब करीब 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी मैं बात करूं आपसे तो 30 क्वेश्चन का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन कहां से आता है। और मैं आपको बताऊं आपके फायदे के लिए, मैं कल परसों एनालिसिस कर रहा था डिवोशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का, तो मैंने देखा इतना सरप्राइजिंगली कि करीब करीब 11,000 व्यूज सारे वीडियोस पर। वीडियोस काफी सारे हैं। रीजनिंग के, आपके रेलवेज के 65 वीडियोस हैं, मैथ्स के 82 वीडियोस हैं, कुछ ऐसे बाकी भी बहुत सारे हैं। करीब करीब 11,000 व्यूज डेली बेसिस पे आ रहे हैं पुराने वीडियोस के, यानी करीब करीब 11,000 बच्चे रोजाना पुराने वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जितना भी सिलेबस है इससे रिलेटेड हर चीज, हर चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल डिवोशन के उस पर अवेलेबल है और उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको गहरी नॉलेज होगी। ना केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा बल्कि मिनिमम टाइम में भी करेंगे। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से हम मॉक टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ज्ञानवान लोग भी कई बार पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है सही दिशा में। चलिए आज का मॉक टेस्ट हम शुरू करते हैं।
लेटर ऑन आने वाले समय पर अगर मैं बात करूं तो हम इन मॉक टेस्ट को लाइव करेंगे और धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाएंगे। आज का मॉक टेस्ट मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट है। कभी मॉडरेट आएगा, कभी टफ आएगा, कभी वेरी वेरी टफ आएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन आज का मॉक टेस्ट ऐसा है जैसा बिल्कुल आपके एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आता है, बिल्कुल वैसा पेपर है। और एसएससी वालों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। 30 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, अक्सर आपको काउंटिंग करवाने का, ट्रायंगल की काउंटिंग हो सकती है, रेक्टेंगल की हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, सर्कल में बात हो सकती है। मैंने 3-4 सेशन ऑलरेडी लिए हुए हैं और इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं है पॉसिबल होगा। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। इसमें इससे पूछा कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का क्यूब 64 आंसर है। ऑप्शंस में 64 नहीं है, कुछ प्रिंटिंग एरर है। आप पहला क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आप इसको हटाकर 64 कर लीजिएगा। आप इसको हटाकर पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर 64 कर लीजिए। 64 आंसर होगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। 1 2 3 4। उन स्टूडेंट्स को याद होगा जिनको मैंने ये करवा रखा है, आपने देखा उस सेशन में, तो मैंने कहा था जब 1 बेस सेम हो, 2 बेस सेम हो और 3 बेस सेम हो, तो अगर देखो ये बेस में बेस कितना है? 4। मैं आपको चैप्टर थोड़ी सिखा सकता हूं अभी, वरना तो 1 घंटा इस चैप्टर में लग जाएगा। अपन तो याद दिला सकते हैं पुरानी चीजों को। और यहां पर भी बेस सेम है। अगर 2 बेस सेम हो, सेम कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैंने आपको सिखा रखा है 4 का क्यूब कर लीजिएगा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। 64 विल बी द राइट आंसर। अगर ये 5 होता, ये 5 होता, तो 5 का क्यूब 125 आता। दूसरे तरह की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस बेस की बात करूं तो 1 2 3 4, अब देखो मैंने ये सब सिखा रखा है, इन सबको जोड़िए, कितना होता है? 10। और कितनी लाइनें? 2 3 4, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 40। जैसे 40 इस बेस पर है वैसे ही 40 इस बेस पर भी होगा। 40 प्लस 40 कितना होगा? 80। और 40 इधर भी पूरा उधर भी पूरा, तो ये जो 16 ब्लॉक्स बने हैं अजीबोगरीब साइज के, ये डबल काउंट और इसलिए 16 कम करेंगे और क्या बनेगा? 64। बट ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका इसका 1 सेकंड में आंसर आ सकता है। केवल क्या देखा? 4 4, 2 बेस सेम है, 4 का क्यूब करो 64। डिटेल में देखना है, इसका सेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है। एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो प्रश्न को देखते ही पता लगा ले कि वो कहां से आया है। ये रैंकिंग का प्रश्न है। आप अगर याद करें मेरे सेशंस, तो रैंकिंग में मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी प्रश्न उठा लीजिएगा, 3 बातों से बाहर नहीं जा सकता। पहली बात, अगर किसी भी पंक्ति में टोटल लोगों का पता लगाना है तो कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका लेफ्ट और राइट दोनों से पता हो, या टॉप और बॉटम दोनों से पता हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा नियम था, अगर 2 लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं इसका पता लगाना है तो आपको दोनों लोगों का रैंक्स एक ही डायरेक्शन से पता होना चाहिए। और तीसरा यह था कि किसी की भी पोजीशन अगर ऊपर से पता है और नीचे से पता लगानी है, लेफ्ट से पता है, राइट से पता लगानी है, जहां से पता है उसकी उल्टी पता लगानी है, तो टोटल +1 में से घटा दीजिए। क्यों, कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको लॉजिकली चैप्टर में सिखा रखा है। अब देखो, मैंने कहा था प्रारंभ हमेशा लेफ्ट में रखा करो, अंत हमेशा राइट में रखा करो। तो क्या बोल रहा है वो? राहुल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। तो ये प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, कौन बताइए? राहुल। आप प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ी कर सकते हैं, आप पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ करते जाएंगे। और मैं बताऊं, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये मॉक टेस्ट आपको अपना आईना दिखाते हैं, इसलिए हमेशा टाइम बाउंड मॉक टेस्ट होना चाहिए। आपको 90 मिनट मिलते हैं तो 90 मिनट के अंदर ही सारा काम होना चाहिए। और रीजनिंग में तो आप टारगेट ऐसा बनाकर चलिए कि 30 में से पूरे 30 ही आने चाहिए हर स्थिति में। क्योंकि जीके में हम चाहे कितना भी कर लें, आपका जो साइंस का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसमें कितना भी कर लें, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। बट रीजनिंग में पूरा कवर किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में पूरा कवर किया जा सकता है। जरा देखिए, मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है, तो ये अंतिम से 8वें स्थान पर है मनोज, ऐसा मैंने बना दिया। यदि साकेत
जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, तो एक साकेत और अंतिम से मतलब राइट से, साकेत इधर से जो है वो 18वें स्थान पर है। हो सकता है साकेत इसके आगे चला जाए, बट अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से मैंने जो पढ़ा, आगे क्या बोल रहा है, राहुल और मनोज साकेत की बात हो रही है, जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, वो क्या है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है। ये राहुल रहा, ये मनोज रहा, इसके ठीक मध्य में साकेत बैठा हुआ है। देखो मैं आपको बताऊं मध्य का मतलब क्या है, जैसे 5 बच्चे हैं तो तीसरा ठीक मध्य में है, 9 बच्चे हैं तो 5वां ठीक मध्य में है। मध्य की डेफिनेशन होती है कि उसके दोनों बाजू बराबर बराबर होने चाहिए। ऊपर से नीचे तक 11 बच्चे हैं तो छठा मध्य में है, क्योंकि छठे के ऊपर 5 और छठे के नीचे भी 5। सेंटर का मतलब ये होता है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बात बताइए, ये मनोज इधर से 18वां है, साकेत इधर से 18वां है, तो राहुल और मनोज के ये ठीक मध्य में बैठा है। यानी कि मनोज और साकेत के बीच में जितने बच्चे हैं, मनोज और साकेत के बीच में जितने बच्चे हैं, उतने ही बच्चे आपके राहुल और साकेत के बीच में भी होने चाहिए, तभी तो मिडिल कहलाता है। भाई मिडिल का मतलब यही तो है। अगर इधर से 5 बच्चे हैं और इधर राहुल बैठा है, और इधर भी 5 बच्चे हैं और राहुल बैठा है, तो राहुल बिल्कुल इसके मिडिल में है। अब एक बात बताइए, 8 + 10 18 होता है, और 18 + 10 कितना होता है, 28 होता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मिडिल का मतलब है कि साकेत जो है वो इधर से 18वां है। और यहां पे मैं राहुल की बात करूं तो मनोज और साकेत में कितना फर्क है, 10 का फर्क है। तो साकेत और ये जो राकेश है राहुल, इसमें भी 10 का फर्क होना चाहिए। तो 18 + 10 कितना होगा, 28। और आपको मैंने एक चीज सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है, कि अगर आपको टोटल लोग पता लगाने हैं, कुल लोगों की संख्या पता लगानी है, तो यह जरूरी होगा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो ही हो जिसकी रैंक दोनों तरफ से पता हो। अब आप देखिए, यह पोजीशन किसकी, राहुल की है, साकेत तो यहां पर है, तो राहुल आरंभ से 15वां है और अंत से 28वां है। तो क्या तरीका बताया था, 15 + 28 43 -1 करना है, तो 42 आ जाएगा। अब ये क्यों आता है, इसके लिए आपको रैंकिंग पढ़ना चाहिए, जो मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, है ना। एक बात मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि मनोज और साकेत के बीच कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 9 बच्चे हैं। 18 - 8 - 1, क्योंकि आपको पता है कि 18 - 8 करूंगा तो ये तो घट जाएगा, बट ये नहीं घटेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में माइन्यूटली सिखा रखी है, चुटकियों में काम हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर दीजिएगा, 42 बच्चे यहां पर मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आइएगा। यह सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, 2 स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, 2 या 3 स्टेटमेंट आते हैं। आपके रेलवेज के लिए मैंने करीब 6-7 सेशंस लिए हुए हैं सिलोजिज्म के, बहुत ही गहराई से पढ़ा रखा है। अब देखो क्या बोल रहा है, सम कैप्स आर शर्ट्स, कुछ टोपियां कमीजें हैं। आप कोई भी भाषा में बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ कैप क्या है बताइए, शर्ट्स हैं, कुछ कैप शर्ट्स हैं, कुछ टोपियां कमीजें हैं। मैं ये चूंकि आज ये पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए आपको बार बार कहना चाह रहा हूं। कुछ बच्चों को लगेगा सर बताओ तो सही कैसे हो रहा है, तो अपन चैप्टर थोड़ी पढ़ सकते हैं। आप सोचो 30 क्वेश्चन करने अपन को, और आज ही करने, तो अपन पेपर को पेपर की तरह से करेंगे। क्लास अलग बात है, पेपर अलग बात है। मैं रेफरेंस दे सकता हूं आपको उन चैप्टर्स का जो मैंने करवा रखे। सारी शर्ट्स क्या है बताओ, पेपर्स हैं। ये सारी शर्ट्स पेपर्स हैं, तो पेपर को कुछ तो कैप में जाना ही पड़ेगा। पहला देखो निष्कर्ष क्या है, ऑल शर्ट्स विच आर कैप्स, सारी कमीजें शर्ट्स, ये ऐसी शर्ट्स, ऑल शर्ट्स विच आर कैप्स, तो जो शर्ट्स कैप्स हैं, कौन सी शर्ट्स कैप्स हैं, ये वाली देखो आप, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो भी शर्ट, सभी कमीजें, जो टोपियां हैं, वो कागज भी हैं, बिल्कुल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि शर्ट पूरी की पूरी पेपर है, शर्ट पूरी की पूरी पेपर है, तो शर्ट के किसी पार्ट में अगर कैप आएगी तो वो पेपर भी बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। और आपको फिलहाल क्या देखना होता है, आपके पास निष्कर्ष के लिए 2 ही बातें होती है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। दूसरी चीज क्या है, सम शर्ट्स आर कैप्स, कुछ शर्ट्स जो हैं वो कैप्स हैं,
कुछ शर्ट्स कैप से, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ कैप्स अगर शर्ट्स होंगी तो कुछ शर्ट्स तो कैप्स होंगी। दोनों निष्कर्ष ठीक है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ये डी होगा, बोथ। बोथ यानी कि दोनों की दोनों बिल्कुल ट्रू हैं। केवल पहला भी सही हो सकता था, केवल दूसरा भी हो सकता था, आइदर भी हो सकता था। मैंने कम से कम 5 घंटे का वक्त दे रखा है इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से सिखाने के लिए, जिसके बाहर कुछ जाता ही नहीं है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर 65 सेशंस अवेलेबल है। कोई भी डाउट आता है तो उसको वहां से क्लियर कीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा डी। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो अक्सर आता है। मैंने वेन डायग्राम में आपको करीब करीब 11-12 नियम सिखा रखे हैं। लोगों को लगता है इसमें कैसे नियम हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? किसी भी चीज को अगर नियमों में बांट देंगे तो काम पूरा हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो जरा कैसे नियम सिखा रखे हैं। मैंने कहा ये 3 ऑब्जेक्ट है। ये ब्रिक का मतलब है ईंट और घर। ईंट और घर में रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है। किसका रिलेशन होता है? देखो, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, 4 रिलेशन हो सकते हैं। ये मैंने सिखा रखा है, क्या करूं, बार बार बोलना पड़ता है। घर में सिर्फ ईंट नहीं लगती, घर में पत्थर भी लगते हैं, बजरी भी लगती है, घर में मार्बल भी आता है, घर में और बहुत सारी बातें होती है। और ईंट केवल घर में नहीं लगती, ईंट घर के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में लग सकती है। तो ईंट और घर में सम का रिलेशन होना चाहिए। ईंट और घर में कैसा रिलेशन होना चाहिए? सम का रिलेशन होना चाहिए, सम का। अगर मैं बात करूं घर और पुल में कोई संबंध नहीं होता, तो घर और पुल में अगर मैं बात करूं तो नो का रिलेशन होना चाहिए। वैसे तो देखते ही पता लग जाता है, बट एक बार मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूं। तो और ईंट और पुल जो बच गया, तो पुल बनाते तो उसमें भी ईंट तो लगती है, तो इनमें भी सम का रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा मुझे एक वेन चाहिए जिसमें ईंट और घर में भी सम दिखे, ईंट और पुल में भी सम दिखे, क्योंकि पुल में लोहा भी तो लगता है और बहुत चीज लगती है, और घर और पुल में नो का रिलेशन दिखे। अब ये मैं पहले देखूं, नो का रिलेशन है मतलब कोई एक चीज तो अलग होनी चाहिए दूसरे से। कौन सी चीज अलग होगी? घर और पुल में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो घर और पुल में कोई रिलेशन नहीं होगा। इनमें से कौन सा आंसर नजर आता है? आप देखो, कोई भी एक चीज ऑल के साथ तो है ही नहीं, सम के साथ है। तो ये तो ऑल के साथ है, ये हो ही नहीं सकता। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऑल के साथ है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो संभव ही नहीं है। और ये पूरा ही नेगेटिव है, तो सम कहां से लाओगे? तो ये भी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है। आंसर केवल क्या हो सकता है? सी हो सकता है। और मैं कहूं आपको तो ये क्या है? आपको ये ईंट नजर आ रही है, ये घर नजर आ रहा है, और ये पुल नजर आ रहा है। ईंट का कुछ पार्ट घर में भी लगता है, ईंट का कुछ पार्ट पुल में भी लगता है। पुल और घर में कोई रिलेशन होता नहीं है। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो पेपर है मॉक टेस्ट, इनका स्तर, इनका लेवल वैसा ही होता है जैसे आपके एग्जाम में आता है। आपको 90 मिनट्स में सारा पेपर करना है, तो उसी हिसाब का जो पेपर वहां आता है अपन उसकी बात कर रहे हैं। ना तो बहुत ज्यादा टफ, ना बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि अपन को महारथी थोड़ी बनना है। आपको एक्सपर्टीज से मतलब नहीं, आपको मतलब आपके एग्जाम में 30 में से 30 आने चाहिए। और मेरा एक टैगलाइन होता था मेरी पूरी क्लासेस में, 30 में से 30 टारगेट। जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड किए वो समझ पाएंगे, और उनके तो 30 में से 30 आएंगे। जिन्होंने अटेंड नहीं किए वो उन क्लासेस में जा सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। तो ये टेस्ट में आप क्या करें, मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन में उलझन होती है, तब तब आप उस सेशन को देख लो, तो आपको फायदा मिल जाएगा अपने आप। अब इधर देखो, निम्न 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑड वन आउट। अक्सर 2-3 प्रश्न आते हैं, नंबर भी आता है, शब्द भी आता है, अल्फाबेट भी आता है, और दुनिया में कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इन 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं। एक नंबर लिखा हुआ 110, 20, 90 और 71। इन चारों में से 3 एक जैसे हैं। तो आप जरा एक बार देखिए, मैंने आपको कहा था दुनिया में सबसे बड़ा लॉजिक होता है नंबर्स में, चाहे सीरीज कर लो चाहे कुछ भी कर लो, प्राइम नंबर्स। मैंने कहा था दूसरा फिर स्क्वायर और क्यूब, इनका लॉजिक रहता है। और तीसरे में फिर मिसलेनियस में कुछ भी रह सकता है, बट प्राइम नंबर अगर मान लो इनमें से 3 ऑर्डिनरी नंबर होते और 1 प्राइम होता तो हम उसको उड़ा देते। 3 प्राइम होते, 1 ऑर्डिनरी होता तो उसको उड़ा देते। कुछ ऐसा तो है नहीं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे कोई स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा, क्यूब भी नजर नहीं आ रहा,
कोई ऑड इवन भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या करे फिर? तो फिर कुछ ना कुछ मिक्स खिचड़ी बन रही होगी। अब बन रही होगी जो थोड़ी कोशिश करके देखते हैं। 110 10 का स्क्वायर में 10 जोड़े तो बनता है, किसी के स्क्वायर में उसी को जोड़ा, 4 के स्क्वायर में 4 को जोड़ा, 9 के स्क्वायर में 9 को जोड़ा, 8 के स्क्वायर में 8 को जोड़े, तो बेहतर आना चाहिए। आंसर 71 दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। जितनी ज्यादा अभ्यास आप करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। देखो, ये प्रैक्टिस के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं। मैंने एक चैनल और नया बनाया मेरे नाम से, महेंद्र खंडेलवाल के नाम से। हर संडे को शाम को 5 बजे मैं 10 से 15 मिनट बात करता हूं इंसान के सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने के लिए। तो आपको वो लिंक इसमें भी मिल जाएगा, इसी बात करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं हर संडे को कुछ ना कुछ लूंगा, और लेटर ऑन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जीवन में जो कुछ हो सकता है उन सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे। आंसर क्या दीजिए? 71। क्यों? क्योंकि ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 है, और ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, और ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 है। बट ये किसी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 में 8 जोड़े तो बेहतर आना चाहिए। ये बैठता नहीं। आंसर 71 दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कह रहा है कि 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? देखो, एक काम आप कर सकते हो मेरे फेवर के लिए। आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, अभी एक बार है ना, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए मेरे कहने से, मेरे फेवर में, ताकि मेरा मनोबल तो आगे बढ़े। आप सिर्फ 3 काम कर दीजिए। एक लाइक कर दीजिए, हर स्टूडेंट एक कमेंट करके बताए उसको कैसा फील हो रहा है, आगे के लिए उसको क्या क्या चाहिए, ये हर बच्चा एक कमेंट जरूर करे। और तीसरी चीज है, आप अपने उन दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें, ताकि ये अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए, है ना। अब देखो, वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता? आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। टायर, स्पीड, क्लच और ब्रेक। मैं बात करूं कि आंसर मुझे बी दिखना चाहिए। देखो, ये चारों किसी भी गाड़ी के, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट है, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे स्कूटर हो। हर किसी में टायर भी होता है, हर किसी की स्पीड भी होती है, क्लच भी होता है और ब्रेक भी होता है। लेकिन देखो, आप टायर आपको दिखता है, हार्डवेयर है, क्लच भी आपको दिखता है, ब्रेक भी आपको दिखता है, और लेकिन ये स्पीड क्या है, दिखती नहीं है, आपको महसूस होती है। तो ये ऐसा हो गया ना, जैसे ये तीनों तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। स्पीड कहां दिखती है बताइए? स्पीड नजर नहीं आती। मेरी बात समझ पा रहे? हवा की तरह होती है वो। तो इनमें से अगर कोई चुनना पड़े तो बी इनमें अलग नजर आ रहा है। आंसर बी देना चाहिए। 7वां प्रश्न, ये एक आदमी अपने कार्यालय से 4 किलोमीटर पूर्व में चलता है। आपको मैंने सिखा रखा है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैंने आपको डायरेक्शंस के 2 या 3 सेशन ले रखे हैं। सारे शेडो के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, सारे, और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्शंस में, सारे कवर कर रखे हैं। उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, एक आदमी अपने कार्यालय से 4 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो इसका कार्यालय ये रहा, ये इसका ऑफिस है। पूर्व में चलता है 4 किलोमीटर, तो इसको जाने दो, तो ये इसका ऑफिस। और मैंने आपको कहा, आप हमेशा प्रश्नों को कैसे करेंगे, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में अपन इसको रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हैं, और फिर लेटर ऑन अपन इसके लाइव टेस्ट भी करेंगे। तो लाइव में आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। आप कमेंट करके ये भी बताइए आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में आपके हिसाब से और इन मॉक टेस्ट में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप क्या क्या चाहते हैं। मैं अल्टीमेटली ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और क्वालिटी की कीमत हो, क्वांटिटी की नहीं, ज्यादा नहीं। आप 10 पेपर भी करो, लेकिन ऐसे करो कि उसमें मजा आ जाए। एनालिसिस करो, हर बार ये देखो कि इससे बेटर हो ही नहीं सकता था, इससे कम टाइम में हो ही नहीं सकता था, और सिलेबस का बहुत अच्छा कवरेज हो। देखो, पूर्व में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब आप देखो, आप जब पूर्व में जा रहे हो तो आपका फेस कैसा है वो आपको दिख ही रहा है, तो आप कैसे मुड़ते हो? बाईं ओर। तो जो जिसका फेस पूर्व की दिशा में, उसका बायां तो ऊपर होगा ना, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो ये बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर ऊपर गया, और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो ऊपर फेस कर रखा है, तो दायां तो इधर है, बाईं ओर इधर होगा। बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो इधर से ये 7 किलोमीटर अंदाजे से बनाना है अपन को, एग्जिट को देखने वाला नहीं है। और यहां पर वो पहुंच गया। वह शुरुआती बिंदु से
कितनी दूरी पर है। तो देखो ये तो इसका ऑफिस था और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पहुंच गया। तो कितनी दूरी पे, दो तरह की दूरियां होती है, एक होती है सीधी दूरी, एक होती है रास्ता। सीधी दूरी मिनिमम डिस्टेंस, तो आप देखिए आपको ये चाहिए, मान लीजिए इसका, ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ और ये इसका पहुंचने वाला डेस्टिनेशन पॉइंट है डी, तो आपको ये ओडी की डिस्टेंस चाहिए। आप क्या करेंगे जरा देखो, ये 4 है, ये 7 है, ये भी 4 है, तो ऊपर 4 को हटाकर के कितना बच रहा है, देखो आप 4 को हटाकर कितना बच रहा है, 3, 3 + 4 बताइए, ये 4 है तो ये भी 4 है। क्या आपको ये ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा? और ट्रायंगल में ट्रिपलेट है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, वरना 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर यानी 25 का रूट 5। तो आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। क्या बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि आज का जो ये आपका पहला मॉक टेस्ट है ये मॉडरेट है, लगभग ऐसा ही एग्जाम में भी आता है, क्योंकि आप ये समझिए 30 क्वेश्चन इसके हैं, अभी आपको मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन करने होते हैं, साइंस के भी करने होते हैं और करंट अफेयर्स के भी करने होते हैं, और ये सब मिलाकर के 90 मिनट मिलते हैं। तो आपको पेपर में जैसा मिलता है मैं वैसा ही करवा रहा हूं, बट लेटर ऑन मैं आपके डिमांड पर पेपर का लेवल कभी बहुत टफ कर दूंगा, कभी मॉडरेट कर दूंगा, कभी टफ कर दूंगा, बार बार चेंज करता रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा पेपर कैसा है। जैसे आज मैं कह रहा हूं मॉडरेट है। ये अल्फाबेट की सीरीज है, आपको जो मैंने अल्फाबेट की सीरीज पढ़ाई थी तो 2 सेशन लिए थे मैंने, इसके 2 सेशन लिए, तो मैंने कहा था इनमें आपको हमेशा पहला तरीका ये अपनाना चाहिए हमेशा कि पहले लेटर को सीरीज मतलब श्रृंखला, पहले का कंपैरिजन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे आगे तक चलेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था पहले का कंपैरिजन हमेशा पहले से ही करना है, हमेशा पहले का कंपैरिजन पहले से ही करना है और दूसरे का दूसरे से ही करना है। एक बार ऐसा ही करना है, हो सकता है ऐसा ना हो पाए, बट 10 में से 9 बार ऐसा हो जाएगा। अल्फाबेट के सारे नंबर, मैंने अल्फाबेट नाम का चैप्टर भी लिया हुआ है, और चूंकि पहला टेस्ट है इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, हर टेस्ट में ऐसे मैं नहीं बोला करूंगा। अल्फाबेट में आपको सारे नंबर याद होने चाहिए और अपोजिट भी याद होना चाहिए, मैंने याद भी करवा रखा है। देखो ए और डी में 3 का संबंध है, डी और जी में 3 जुड़ता है, ये भी 3 जुड़ता है, तो ये भी 3 जुड़ेगा। ए और डी में 3 जुड़ा, डी और जी में 3 जुड़ा, जी और जे में 3 जुड़ा, जे में 3 जुड़कर एम आता है और एम में 3 जुड़कर पी आता है। तो जो भी आंसर आएगा उसके पहले पहले लेटर एम और पी आने चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों में एम और पी है। दूसरे पे आते हैं ए बी सी डी, तो ई और एफ आना चाहिए, तो आंसर वो होगा जिसमें ई और एफ आए। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? पहला पहला लेटर देखते हैं तो 3-3 जुड़ता जा रहा है, और दूसरा लेटर देखते हैं तो एक एक ही जुड़ता जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, पजल्स भी आने वाली हैं, ब्लड रिलेशनशिप भी आने वाला है, जो भी आपके सिलेबस में आता है, क्लॉक भी आएगा, कैलेंडर भी आएगा, जो कुछ आता है वो सब कुछ आपको नजर आने वाला है। आगे चलते हैं, जरा देखिए, आपको कहा ये यहां पर अभी अल्फाबेट की सीरीज थी, ये नंबर की सीरीज है। अब नंबर की सीरीज है तो कैसे लाएं इसको? आप देखो 6, 11, 27, 51, 123, 171, मैं तो सलाह ही दूंगा आपको, मेरे नंबर सीरीज के 2 सेशन करवाए, दोनों को देखना। मैंने आपको यह तक सिखा रखा है कि दुनिया में अधिकतम से अधिकतम कितनी सीरीज हो सकती है, क्योंकि पहले मैं चीजों को कैटेगरीज में बांटता हूं कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर पॉसिबल। अब देखो ये बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं तो या तो जुड़ेगा या मल्टीप्लाई होगा, घटते जा रहे हैं तो माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा, है ना, और लगभग वहीं चल रहे हैं तो प्लस माइनस ही हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर हम यहां देखें तो इनमें 6 का दुगना, 1 कम हुआ, दुगना 5, दुगना 3, दुगने से बात बनती नहीं है, और यहां तो दुगना हो ही नहीं रहा, 246, तो ऐसी बात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। कुछ और समझ में आता है? अगर हम यहां बात करें, देखो नंबर सीरीज में अगला भी आ सकता है, मिसिंग भी पूछ सकता है, रॉन्ग नंबर भी पूछ सकता है, 3 तरह की सीरीज मैंने करवा रखी है। यहां पर मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम यहां देखें तो 123 11 का स्क्वायर प्लस 2 नजर आता है, यहां पर भी 7 का स्क्वायर प्लस 2 नजर आता है, यहां पर भी 25 प्लस 2 नजर आता है, यहां पर 9 प्लस 2 नजर आता है। इतना तो बहुत है, अपन को क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लॉजिकली स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो ये 2 का स्क्वायर है, केवल 2 लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है,
3 के स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है, 2 के बाद 3, लेकिन 4 नहीं आया, फिर 5 आ गया। जरा देखिए 5 के स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है, 5 के बाद में 7 आया, 7 के स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है, और ये 11 आ गया, यानी कि 9 नहीं आया इस बार। और ये 13 का स्क्वायर 169 में 2 जुड़ रहा है। तो अगला किसका स्क्वायर में 2 जोड़ना है? आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में होते हैं कि वो आंसर देते हैं 227। वो क्या करते हैं कि 11 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर प्लस 2, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2, जो गलत है। आप देखिए यहां पर इसने बीच में 9 को छोड़ दिया है, 9 नहीं लिया, यानी कि अगर 9 नहीं लिया तो इसमें ऑड नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो क्या दिया जा रहा, देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे क्या है बताइए, प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, और आपको पता है दुनिया में एकमात्र 2 ही है जो इवन में प्राइम नंबर होता है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है तो नहीं लिया। 11 है, 13 है, 15 नहीं लेंगे हम, तो 17 लेंगे इसके आगे। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 291 इज द राइट आंसर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम आसान होता चला जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी बहन है डी की। आपको मैंने कहा कि फैमिली में दुनिया में 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं, बस चौथा प्रश्न ही नहीं बनता। पहला, फैमिली में ट्री बनाना, परिवार के रिश्ते दिखाना। दूसरा, फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी दूसरे आदमी को तीसरे के बारे में बता सकता है। और तीसरा, सिंबल्स वाले क्वेश्चन, a प्लस बी का मतलब पिता है, a माइनस बी का मतलब माता है, a मल्टीप्लाई a डिवाइड, ऐसे क्वेश्चन। 3 ही तरह के प्रश्न बनते हैं ये ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो क्या बोलता है, सी बहन है डी की। आपको मैंने बता रखा है ट्रीज में ब्लड रिलेशनशिप का चैप्टर आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, कम से कम उसका पहला सेशन तो देखना ही चाहिए। उसमें मैंने बेसिक बता रखे हैं इसके लिए कि आपको ट्री कैसे बनाना होता है। देखो सी बहन है डी की, तो सी बहन भाई को मैंने कहा था डैश डैश करके दिखाते हैं अपन, और बहन है तो ये अपन माइनस लगाते हैं, भाई ये तो डी प्लस लगाते हैं। लेकिन इससे मुझे ये पता नहीं लगा अभी तक कि डी कौन है, क्योंकि सी बहन है डी की, तो डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। और जैसा मैं आपको रिपीटेटिवली कह रहा हूं कि प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं कर सकते आप, हमेशा प्रश्न पढ़ने के साथ ही करेंगे। आगे क्या लिखा है, एम पिता है डी का, लेकिन ये जो बहन है तो ये डी या तो इसकी खास बहन है या फिर खास भाई है, क्योंकि रियल ब्रदर सिस्टर में ही दिखाते हैं हम डैश डैश ऐसे ट्री। एम पिता है डी का, तो पिता है तो ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा और प्लस लगाएंगे आप। अब चूंकि एम इसका पिता है तो सी का भी पिता होगा। एन बहन है एम की, एन बहन है एम की, यानी इन दोनों के पिता की बहन है, तो इन दोनों की ये क्या हो गई, पैटर्नल आंट, हिंदी में कहेंगे बुआ। ये सब मैंने सिखा रखा है। सवाल पूछा गया सी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो सी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो मैंने ये सिखा रखा था कि जिसका नाम पहला हो रिलेशन उसका देखना है। तो ये क्या है बताइए, ये इसकी भतीजी है क्योंकि इसके भाई की बेटी है। हाँ ये बोलता डी कैसे तो पता नहीं, क्योंकि भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है किसकी, एन की। तो सी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो आंसर दीजिएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या दीजिएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि इस केस में जो सी है वो कौन है बताइए, सी किस प्रकार एन से संबंधित है, भतीजी है। और अगर ये होता कि एन कैसे है तो पैटर्नल आंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डी पूछता तो हमें पता नहीं था। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको रिपीटेटिवली कह रहा हूं इन सेशंस को जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। 11वां और 12वां प्रश्न एक साथ। अभी जैसा मैं आपको कह रहा था ये भी ब्लड रिलेशनशिप ही है और ये प्लस माइनस के हैं। इसका मैंने पूरा एक सेशन ले रखा है और मैंने आपको 2 नियम सिखा रखे हैं केवल, कि मैंने आपको कहा था कि ये इंफॉर्मेशन या तो लेफ्ट से राइट चलती है या राइट से लेफ्ट चलती है। तो वो आप देख लीजिए उसमें डिटेल में, शॉर्ट में हम यहां देख लेते हैं। उसने क्या पूछा, P का S से क्या संबंध है, और ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी है जिसमें 3 चिन्ह लगे हुए हैं। आप जरा देखिए क्या है सूचना, A मल्टीप्लाई B, इसका मतलब है A B की पत्नी है। A मल्टीप्लाई B का मतलब क्या है, A B की पत्नी है, A पत्नी है B की। तो आपको ये पता लग रहा है कि जो रिलेशंस हैं वो कैसे चल रहे हैं बताइए, कि लेफ्ट वाला निकलता राइट वाले से,
क्योंकि ए पत्नी है, बी कौन है? पति। ये तो पति पत्नी का केस है, इसलिए क्लियर हो जाता है दूसरा कौन है। वरना देखो जैसे ए प्लस बी होता तो ए बी का भाई है, तो ए भाई है बी का, तो बी कौन है? पता नहीं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। बताइए है कि नहीं? मैंने कहा ए पुत्र है बी का, तो बी कौन है? पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अब देखो, यानी कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है। ये दो नियम मैंने सेशंस में सिखा रखे हैं जब ये चैप्टर करवाया था। देखो, अब आपको पहली काम तो क्या करना है, इसमें पी और एस का रिलेशन चाहिए। तो बहुत ही जल्दी से आप चाहे तो वर्बली कर सकते हैं और चाहे तो उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने सिखा रखे हैं, मैं दोनों भी करवाता हूं। देखो, पहला आप इधर से पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई का मतलब है इधर वाला उधर वाले की पत्नी है, यानी कि पी पत्नी है किसकी? बताइए, क्यू की। एकमात्र यही ऐसा दुनिया में ऐसा रिलेशन है जिसमें एक का पता है कि पत्नी है तो दूसरा पति ही बचता है, बस यही रिलेशन है, बाकी सब में तो पता नहीं लगता दूसरे का। तो पी अगर पत्नी है तो क्यू पति है, तो ये माइनस है, फीमेल है, ये मेल है। आगे बात करते हैं, ये पति हुआ। प्लस का क्या मतलब है भाई? प्लस का मतलब है भाई है, तो ये क्यू पति है इसका, लेकिन ये भाई है किसका? बताइए, आर का। तो क्यू भाई है आर का। अच्छा, ये भाई है आर का। आर कौन है? पता नहीं, बहन है कि भाई है? क्यू तो भाई है। अब डिवाइड का मतलब क्या है? बताइए, बेटी है, तो बेटी है कौन? बताइए, आर। आर कौन है? बताइए, बेटी किसकी? बताइए, एस की। तो एक बात बताइए मेरे को, एस की बेटी कौन है? क्यों रिलेशन पी और एस में पूछा है, एस की बेटी है ये आर, यानी एस की बेटी है आर, और आर जो है वो प्लस के साथ दिखा रहा है, यानी कि प्लस का मतलब क्या है कि ये तो बेटी है, और ये बेटी का क्या बताइए? भाई है, और ये भाई की क्या भैया? पत्नी है। तो फिर बताओ, पी तो बहू हो गई ना भाई, पी का एस से क्या संबंध है? तो डॉटर इन लॉ हो गई, यानी कि बहु पुत्र वधू, डी। अब देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूं, जल्दी से देखो। मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, तो मैंने कैसे बताया? पी पत्नी है, पी पत्नी, और पति पत्नी को हमने ऐसे दिखाया था। अगर ये पत्नी है तो ये पति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा था कि ये सूचना या तो चल सकती है लेफ्ट से राइट या चल सकती है राइट से लेफ्ट। आप इन मॉक टेस्ट को जरूर से जरूर अटेंड कीजिए, ये क्लासेस से भी 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक मॉक टेस्ट में हम रीजनिंग की बात करेंगे, फिर मैथ्स की, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, ऐसे करते करते करते, और आपके जो सजेशंस मिलेंगे कमेंट्स में, उसके हिसाब से अपन इसको और डिफरेंट बनाते चले जाएंगे। ये तो स्टार्ट है केवल, आगे आगे देखिएगा, बहुत आपको मजा आने वाला है और फायदा मिलने वाला है। अगर आप रेगुलर अटेंड करेंगे इनको, तो मेरा यकीन मानिए एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये तो काम हम रोज ही करते थे। और फिर मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो आपको घर पे करनी है, ताकि आप घर पर भी एक तमीज से तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। देखो, मॉक टेस्ट करने वाले बच्चे ऐसे देखे मैंने जिन्होंने 30 और 40 ही किए मॉक टेस्ट और वो पास हो गए, और 100 मॉक टेस्ट करने वाले भी पास नहीं हुए। तो डिपेंड ये नहीं करता कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो, डिपेंड इस पे करता है कि उसका एनालिसिस कितना बढ़िया हो। अब देखो आगे बात क्या हो रही है, क्यू प्लस आर। प्लस का मतलब क्या है कि क्यू भाई है, क्यू भाई है किसका? बताइए, आर का। अब ये क्यू भाई है आर का, वो तो ठीक है, बट मुझे को पता नहीं आर भाई है कि बहन है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? आर डिवाइड एस, और डिवाइड का मतलब क्या है? बेटी है, तो आर बेटी किसकी? बताइए, एस की। अब आप बताइए मेरे को, एस कौन है? पिता या माता मुझे पता नहीं, लेकिन आर बेटी है एस की, तो ये बेटी है, बेटी एस की बेटी है, और ये दोनों भाई बहन है। अरे तो ये बेटी है तो ये बेटा हुआ ना, क्योंकि इस बेटी का ये भाई तो है, तो ये एस का बेटा हुआ, और ये बेटा हुआ तो बेटी की पत्नी बहू हो गई। तो इसने पूछा था पी का एस से क्या रिलेशन। देखो दोनों बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। पी का एस से क्या रिलेशन है, इसमें पी देखना पड़ेगा, और एस का पी से क्या होता, उसमें एस देखना पड़ता। तो एस का तो मुझे पता ही नहीं लगता, एस तो ससुर भी हो सकता था और सास भी हो सकती थी, लेकिन पी का पता है कि ये पुत्र वधू है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है 11 नंबर के लिए। जरा 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैसा ही कुछ यहां पर भी दिया हुआ है, और सेम वैसे ही पूछा ए का डी से क्या रिलेशन है। तो अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो फटाफट ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो तो यकीन मानो आपको प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगेगा कि ये बिना ड्रॉ किए वर्बली किया जा सकता है। लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना है। ए से बी का क्या रिलेशन है? प्लस का मतलब क्या है? भाई है, तो ए भाई है, ए भाई है किसका? बताइए, बी का। अब बी कौन है? पता नहीं। अब ये माइनस की बात करते हैं।
माइनस का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, तो बी पुत्र है, बी पुत्र है किसका बताइए, सी का। सी कौन है, पता नहीं, पिता है कि माता है। और आखिरी में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पत्नी है, तो सी पत्नी है। पति पत्नी को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, सी पत्नी है किसकी बताइए, डी की, तो ये पत्नी नजर आई। सारा आपको फैमिली ट्री नजर आ रहा है। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, बेटा दिख रहा है साफ साफ, ये पति पत्नी है, ये भी बेटा है और बेटे का भाई भी बेटा है। तो ए डी का क्या है बताइए, बेटा, सन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये 2 क्वेश्चन थे इसके, 11 और 12। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न आपके फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली में मैंने तीनों कैटेगरी ली है इस पेपर में, एक ट्री भी बनवाया, प्लस माइनस भी कराया, और अभी मैं फोटोग्राफ की बात भी कर रहा हूं। देखिए जरा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कीर्ति कहती है, बहुत ही प्यार से मैंने एक सेशन ले रखा है, ये फोटोग्राफ वाला है ना, एक सेशन ले रखा है पूरा पूरा, उसमें मैंने सारी बातें बता रखी है, क्या क्या हो सकता है जड़ से गहराई से। और आप मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप मेरे से ये उम्मीद मत कीजिए कि इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं चैप्टर कराने लग जाऊंगा, क्योंकि उसमें फिर कैसे करेंगे हम लोग, नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, कीर्ति कहती, और अगले मॉक टेस्ट से मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला कि ये कौन सा सेशन में अवेलेबल है, ये सिर्फ पहले मॉक टेस्ट में बता रहा हूं, ये आप खुद देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। 65 सेशंस अवेलेबल है रीजनिंग के, केवल रेलवेज के। आगे देखो क्या बात है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कीर्ति, और मैं आपको ये और बता रहा हूं, अगर वो 65 सेशंस कोई भी देख लेता है ना, तो मैं ये दावे से कहता हूं, चाहे रेलवे का कोई पेपर उठा लो, चाहे एसएससी का कोई पेपर उठा लो, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बैंक का लेवल थोड़ा रीजनिंग का और टफ आता है ना, लेकिन उसका भी बेसिक तो तैयार बहुत अच्छे से होता है, बट रेलवे और एसएससी का कोई पेपर ऐसा आ ही नहीं सकता जो उससे बाहर चला जाए, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे सिलोजिज्म हो, चाहे ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स, जंबलिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कुछ ही क्यों ना हो, हर चीज। और इसी तरह से मैथ्स में भी कुछ बाहर नहीं जा सकता। अब देखो इसने क्या कहा, कीर्ति कहती है, अभी मैंने कह रखा था कि जो बोलने वाला है यानी कि स्पीकर, वो हम अपने आप को मानेंगे हमेशा, तो हम अपने आप को कीर्ति मान लेते हैं। वह मेरे, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का है, वो ये रहा, देखो लड़का, बॉय, ये बॉय भी हो सकता है, बॉय की फोटोग्राफ भी हो सकती है अगर वो कहती, तो ये तो लड़का ही बता रही है। और कीर्ति कह रही है, उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है, वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। एक बार आप अपने आप को कीर्ति मान लीजिए, और कीर्ति आपको फीमेल नजर आती है तो आप ऐसा कीजिए, अपने सिस्टर को कीर्ति मान लीजिए, या किसी नॉन पर्सन जिसकी फैमिली बहुत अच्छे से समझते, उसको आप कीर्ति मान लीजिए। कीर्ति ने कहा मेरे, कीर्ति के दादा, कीर्ति के दादा कौन होते हैं, कीर्ति के दादा होते हैं उसके पापा के पापा। भाई दादा और नाना तो क्लियर है ना, मम्मी के पापा नाना है और पापा के पापा दादा है। तो कीर्ति कहती कि मेरे दादा का एकमात्र पोता है। अब सुनो ध्यान से, तो उस लड़के का कीर्ति से क्या संबंध है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस लड़के का कीर्ति से क्या संबंध है, उसमें लड़का का रिलेशन देखा जाएगा, और कीर्ति का लड़के से क्या संबंध है तो कीर्ति देखी जाएगी, दोनों अलग अलग बातें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भाई आंसर दे देते हैं, ए ऑप्शन। वो क्या कहते हैं भाई, कि कीर्ति कह रही है कि मेरे, बहुत ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, कि कीर्ति कह रही है कि मेरे दादा हैं, उनका एकमात्र पोता है। तो दादा अगर हुए तो दादा कौन है, पापा के पापा, और उनका एकमात्र पोता है, तो ऐसा होगा ना भाई, दादा के बेटे का बेटा है, और दादा कौन है, मेरे पापा के पापा, तो ये मेरे पापा का बेटा हुआ, तो ये मेरा भाई हो गया, तो वो लड़का कीर्ति का भाई हो गया। ये गलत बात है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कीर्ति के दादा हैं, ये कीर्ति के दादा हैं, इनके 2 बेटे हैं, बेटा 1 बेटा 2, ये बेटा जो है इसकी एकमात्र बेटी है और उसका नाम कीर्ति है, ऐसा हो सकता है। और इस दादा के दूसरा बेटे हैं, इसके 2 बच्चे हैं, उसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, और इनके 2 ही बेटे हैं, और इसमें केवल ये एकमात्र पोता है। और अगर ये एकमात्र पोता हुआ तो इस केस में कीर्ति के पापा का बेटा नहीं है, बल्कि कीर्ति के चाचा का बेटा है, तो इस केस में ये कीर्ति का भाई नहीं बल्कि कीर्ति का कजन भी हो सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कहां कहां पर गलती हो सकती है। मैंने ये सेशंस जहां ले रखे हैं आपके यूट्यूब चैनल डिवोशन पर, तो मैंने हर जगह वो भी सिखाई है कहां कहां आपसे गलती हो सकती है। अब स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में होते हैं
कि यहां पर आंसर टिक करते हैं भाई, जबकि भाई बिल्कुल गलत है। आंसर डी दीजिएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा, ये भाई भी हो सकता है और ये कजन भी हो सकता है, क्योंकि दादा का एकमात्र पोता, हाँ एकमात्र पोता है वो समझ में आता है। हाँ अगर ऐसे बोलता ना कि दादा के एकमात्र पुत्र का बेटा है, दादा के एकमात्र पुत्र में तो उसके पापा ही हो सकते हैं, ढंग से समझिए। दादा का एकमात्र पुत्र है तो उसके पिता ही होंगे, लेकिन दादा का पुत्र है तो दादा के तो 4-4 पुत्र हो सकते हैं, 5-5 पुत्र हो सकते हैं। उनमें से किसका बेटा है, क्योंकि सभी के बेटे पोते होते हैं, और एकमात्र पोता है तो या तो उसके पापा का बेटा है या फिर चाचा का है या फिर उसके किसी और चाचा का है, क्योंकि पोता तो एक ही है। तो यहां पर बात करेंगे, आंसर दीजिएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। 14 नंबर पे आते हैं। देखिए सेशन थोड़े लंबे चलेंगे, 30 क्वेश्चन है आपके फायदे के लिए। आप मुझे कमेंट करके हर बच्चा एक बात बताएगा, मैं आपसे पोलिंग करवा रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। आप क्या चाहते हैं, ये जो 30 क्वेश्चन मैं कराता हूं रीजनिंग और मैथ्स के, इस क्वेश्चन की बात करके मैं आगे निकल जाऊं फटाफट से क्वेश्चन को समझाते हुए, या उस क्वेश्चन के रेफरेंस में आपसे मैं 4 बातें और भी करूं। तो रेफरेंस में 4 बातें करने से क्या होता है, 30 क्वेश्चन नहीं 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्योंकि आसपास की चीजें भी कवर हो जाती हैं। तो आपका सजेशन क्या है, आप प्लीज प्लीज और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब इधर देखो क्या बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में फिजिकल को ऐसा बोलता है वो, और ब्रेकिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दुनिया में कई तरह की होती है, और आपके एग्जाम में करीब करीब 2 से 3 प्रश्न 30 में से केवल कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। तो आपको एक बार ये देखना है कि इस फिजिकल से पहले ये कैसे बना, क्योंकि फिजिक मैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग को क्या बोलता हूं, नकल करना। क्या बोलता हूं, नकल करना। तो आप देखिए फिजिकल से ये कैसे बना। पहला लेटर पी का नंबर होता है 16 और यू होता है 21, क्योंकि आपको ये नंबरिंग तो याद होनी चाहिए जो अल्फाबेट में मैंने आपको याद करवा रखी है। तो 16 और 21 में क्या रिलेशन है, 5 जुड़ रहा है। तो बी में बी का मतलब तो 2 होता है, तो 2 में 5 जोड़ूंगा तो जी आना चाहिए, जी तो है ही नहीं कहीं। तो ये मेरा लॉजिक फेल हो गया, नहीं हो रहा साहब, ऐसे तो नहीं हो रहा, 5 जुड़कर तो कुछ हो ही नहीं रहा, यानी कि जोड़ना तो नहीं हो रहा। अगर मैं अपोजिट देखता तो बी का उल्टा होता है, के कालापन याद करवा रखा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है फिर, जरा कोशिश करें, दिमाग लगाएं। देखो आप ध्यान से समझना, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर 8 लेटर्स हैं। आपको यहां मैं लिखते हुए बताता हूं, देखो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। PHYSICAT, टी है ये, और यहां पर जरा देखो क्या है, मेरे को जो दिख रहा है आखिरी का लेटर पढ़ना जरा, टी। टी में एक जोड़ना यू आता है, फिर पहला लेटर पी, पी में एक जोड़ना क्यू आता है, फिर पीछे से ए में एक जोड़ना बी आता है, फिर आगे से एच में एक जोड़ना आई आता है, फिर पीछे से सी में एक जोड़ना डी आता है, फिर वाई में एक जोड़ना जेड आता है। अब देखो मैं बनाते हुए लिखता हूं, एक बार क्या कर रहा है वो राइट से यानी कि एंड में ले रहा है, एंड वाला एक लेटर ले रहा है, और एक बार स्टार्ट वाला ले रहा है, फिर एंड फिर स्टार्ट। जरा देखो एंड वाला क्या है, टी, तो टी में एक जोड़ी जरा क्या आएगा, यू, क्या यू है, हां। स्टार्ट वाला क्या है, पी, पी में एक जोड़ी क्या आएगा, क्यू। एंड वाला देखो क्या है बताइए, टी, ए में जोड़िए क्या आएगा, बी। स्टार्टिंग वाला क्या है, एच, एच में एक जोड़ो क्या आएगा, आई। एंड वाला देखो सी, सी में एक जोड़ो क्या आएगा, डी, और स्टार्ट वाला वाई में एक जोड़ो क्या आएगा, जेड। फिर एंड से बिल्कुल दो आई में एक जोड़ो क्या आएगा, जे, और फिर यहां एस में एक जोड़ो क्या आएगा, टी। क्या ऐसा हो रहा है, यू क्यू बी आई डी जेड जे टी, पूरा नहीं देखना होता, 1-2 लेटर देखने से पता लग जाता है, बट अपन थोड़ा सीखने की बात भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कंफर्म है। अब यहां पर आप देखो एंड में एक जोड़ना था, फिर एंड में क्या, एस, एस में एक जोड़ो क्या आएगा, टी, सब में है। अब स्टार्ट में देखो बी, बी में एक जोड़ो सी, सब में है। आप कभी भी ऑप्शंस में ये मत देखो कौन सा सही है, बल्कि ये देखो कौन से 4 गलत है। रिजेक्शन मेथड अप्लाई करो, 4 बाहर निकाल दोगे तो जो एक बचेगा वो अपने आप आंसर हो जाएगा। एंड से देखो एन में एक जोड़ो क्या आएगा, ओ, ओ सब में है, कोई फायदा नहीं मिल रहा। फिर आर में जोड़ो एस, एस इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग, आप 2 और 3 2 ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि पहले और चौथे में एस है ही नहीं। अब सारे लेटर में चेक करो,
क्योंकि कभी भी समानता के नियम से नहीं ऑप्शन चेक होते। अब जो दो ऑप्शन बच गए ना, इनमें कोई भी एक जगह वो चेक कर लो जो अलग है, क्योंकि जो समान है उससे क्या फायदा होगा बताओ। तो यहां मैं बात करूं तो अगला लेटर भी वैसे अलग ही है, तो अगला लेटर इधर से तीसरा आएगा, आई के बाद में जी आना चाहिए, तो जी आना चाहिए, तो ये तो जे नहीं है, तो आंसर क्या होगा बताइए, दूसरा आंसर होगा। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। इन सब के लिए आपको अल्फाबेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये एग्जामिनर की फेवरेट कोडिंग है, शानदार। और ये कोडिंग का भी मैंने बहुत ही प्यार से हर चीज सिखा रखी है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। क्या कहा उसने, किसी सांकेतिक भाषा में गो होम नाउ को क्या बोलता है, हो का पा, HOKAPA, और आगे बोलता है कम होम गो को का पा सा। तो इसने पूछा कि नाउ को कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको ये कोडिंग में एक चीज सिखा रखी थी कि अगर दो पार्ट्स ऐसे हैं, इसका मैंने रूल सिखा रखे हैं सब अच्छे से, अगर दो पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें एक शब्द कॉमन है तो एक कोड भी कॉमन होना चाहिए, और अगर दो शब्द कॉमन हैं तो दो कोड कॉमन होने चाहिए। अब इधर देखिए जरा, सारे के सारे बच्चे समझिए, और आपको मतलब इस बात से नहीं है कि हर शब्द का कोड क्या है, आपको मतलब इस बात से है कि पूछा क्या है। आपसे पूछा नाउ का कोड बताओ, तो नाउ कहां पर है बताइए, ऊपर देखो गो होम नाउ, गो होम नाउ का कोड क्या है, हो का पा। इसका मतलब यह तय बात है कि उत्तर इन्हीं में से कोई आएगा। और आपको यह बहुत अच्छे से मालूम है कि सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्रम कुछ भी हो, क्यों क्रम कुछ भी होगा, ये हो का पा हो, चाहे पा पहले हो चाहे कोई और हो, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई तो पक्का ना हो। आगे देखो क्या लिखा है, कम होम गो का मतलब है का पा सा। तो इन दोनों में देखो क्या क्या है, गो होम नाउ, यहां पर होम भी है और गो भी है, देखो गो और होम यहां पर भी है, गो और होम यहां पर भी है। अगर दो शब्द कॉमन है, दो दो कोड पक्का कॉमन होने चाहिए। इन दोनों में दो कोड कौन से कॉमन है, एक तो का कॉमन है और एक पा कॉमन है। तो इसका मतलब गो होम ऊपर भी है, गो होम नीचे भी है, तो ऊपर भी का और पा और नीचे भी का और पा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो नाउ बच गया उसका कोड क्या बच गया, HO, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बच गया बताइए, बी। अभी मुझसे कोई पूछे कि होम का कोड बताओ, अगर होम पूछे तो मैं बोलूंगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि मुझे गो और होम का पता लग पाया कि का और पा है, इधर भी गो और होम का पता लगा कि का और पा है, बट कौन सा होम का कोड है और कौन सा गो का है वो मुझे नहीं पता लगा। लेकिन मुझसे पूछा था नाउ का कोड क्या है, तो मैंने फोकस, मेरा अटेंशन उसी पार्ट पे रखा जिसपे मुझे नाउ नजर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइएगा। यह भी एक तरह की कोडिंग है, नीले को हरा, हरे को काला और आगे तक कलर है। तो मैंने ये सिखा रखा है इस कोडिंग के लिए। ये कोडिंग कलर्स में भी आती है और ऑब्जेक्ट्स में भी आती है। ऑब्जेक्ट्स में कैसे आती है कि भाई ये मार्कर है, इसको रिमोट बोलते हैं, रिमोट को बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड को लाइट बोलते हैं, लाइट को कैमरा बोलते हैं, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में आती है। तो मैंने ऐसे इसमें सिखा रखा है कि अब आखिरी की लाइन पढ़ा करो केवल कि दूध का रंग क्या है, दूध का रंग ओरिजिनली क्या होता है, स्टैंडर्ड कलर क्या होता है, सफेद। और ये ढूंढ लो कि सफेद को क्या बोल रहा है, बात खत्म। सफेद कहीं है, सफेद को क्या बोल रहा है, गुलाबी, गुलाबी आंसर है, गुलाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना है, आपको सफेद को गुलाबी और गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी, कभी भी कन्वर्टेड पार्ट को फिर से कन्वर्ट नहीं करते, ये मैंने सिखा रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, आखिरी की लाइन पढ़नी है। और वो पूछता कि बाल का रंग क्या होता है, तो बालों का रंग काला होता है, तो काला ढूंढ लेते साहब कि काला को क्या बोलते हैं, सफेद, आंसर खत्म, बात खत्म। पेड़ की पत्ती को रंग क्या होता है, हरा, हरे को क्या बोलते हैं, काला, बात खत्म। तो आपको कन्वर्ट कलर को और कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ आखिरी की लाइन पढ़नी है और आंसर दे देना है। प्रश्न संख्या 17, अगर आप 30 में से, मैं आपको बता रहा हूं, 30 में से 30 का टारगेट बनाते हो और अगर 28, 29 से कम आते हैं तो यह बहुत बड़ा अपराध है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके कोशिश करनी चाहिए कि 30 में से किसी भी कीमत पर 28 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। वो भी मैंने दो कौन से छोड़ रहा हूं, मैं एक और दो क्वेश्चन भी ऐसे जो आपको आने तो वो भी चाहिए, बट मैं आपको एक दिन एक सेशन लूंगा, सिर्फ सेशन, इसका मॉक टेस्ट नहीं कराऊंगा। 1 घंटा एक एक चीज पे बारीकी से यही बात करूंगा कि पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए।
उनमें से एक बात यह भी होती है कि कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आता तो है लेकिन वो बहुत लेंथी होता है। अगर उस एक क्वेश्चन के टाइम में हम 4 क्वेश्चन कर सकते हैं तो उस एक क्वेश्चन को छोड़ना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वरना हमारे को 3 का नुकसान हो जाएगा। ये सब अपन बात करेंगे। देखो, ये भी एक तरह की कोडिंग डिकोडिंग है। अभी जो कोडिंग थी ये वाली पीछे वाली, इसमें मैंने आपको कहा था ये वाली में कि क्रम का कोई रोल नहीं होता। ये क्रम से अगर होता तो नाव का कोड पा हो जाता ना। तो इस कोडिंग में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, इस कोडिंग में क्रम का ही महत्व होता है। ये सब मैंने सिखा रखी है, कोडिंग डिकोडिंग 7-8 तरह की टाइप्स। अब आप देखिए, CEND को ये ऐसा बोलता है और नाइट को ये ऐसा बोलता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसा बोलेगा? तो कूट कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है नकल करना। नकल करने में अकल क्या लगानी है कि पहले ये तो पता चले वो क्या कर रहा है। देखो, 2 हिस्से दिए, CEND और NIGST। अगर हम यहां पर बात करें तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? C मुझे नजर नहीं आ रहा, E नजर नहीं आ रहा, N नजर आ रहा है। देखो, N तीसरा, तो N का मतलब 4 है अगर क्रम को मानू तो, और N पहला है तो इसका मतलब भी 4 है अगर मानू तो। अक्सर क्या होगा, दोनों में से एक लेटर तो कॉमन दे ही देगा, तभी आपको पता लग जाएगा कि ये सीक्वेंस में कोडिंग हो रही है। और आपको प्रैक्टिस करते करते पता लग जाएगा कि ये कोडिंग कौन से सीक्वेंस में होती है, कौन से सीक्वेंस में नहीं होती। और बारीकी में जाना चाहते तो फिर से कह रहा हूं, सेशंस देख लीजिएगा। अब सीधे सवाल पे आओ। आपको ये इतना नहीं देखना होता, सीधा क्वेश्चन देखना होता है, क्योंकि आपको पता होता है प्रैक्टिस करते करते डी का कोड क्या है। तो आप डी का कोड सीधा निकालो, कोई भी डी पकड़ो, डी ये रहा। चौथा कोड क्या है? हैश। तो हैश पकड़ लीजिए, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। और मैंने आपको ये अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर केवल 2 ऑप्शंस बच रहे हो, अगर केवल 2 ऑप्शंस बच रहे हो तो दोनों में से वो जगह देख लीजिएगा जो असमान है, बस उसी को चेक कर लो। ऑप्शन बच रहे ए और बी, इसको चेक करके क्या मजा आएगा? कोई फायदा नहीं, एक जैसा है। इसको चेक करने से क्या मजा आएगा? कोई फायदा नहीं, एक जैसा है। इसी से पता लग पाएगा देखा जाए तो। इन 2 को तो चेक करोगे तो टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। आखिरी में क्या है? टी को क्या बोलता है? 9 बोलता है। तो टी को 9 बोलता है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18वें प्रश्न पे आइएगा। एक चैप्टर बनता है आपके सिलेबस में मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक्स आती है, कॉमन सेंस की कुछ बातें। तो वैसा प्रश्न है, जरा देखिए सभी लोग। यहां पर इसने कहा, और एक अच्छा स्टूडेंट वो कभी नहीं हो सकता और जो पढ़कर के आंसर दे। पढ़कर के नहीं, पढ़ने के साथ ही आंसर दिया जाता है। प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे? पढ़ने के बाद करोगे, इतना टाइम किसके पास है? इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि पढ़ने के साथ ही हो जाए। जिस रोड पे आप रोजाना जाते हो ना, डेली, आपको पहले से पता होता है कि स्पीड ब्रेकर कहां आने वाला है, कहां गड्ढे आने वाले हैं, कहां रेड लाइट आएगी, कहां ट्रैफिक मिलेगा, सब पता होता है आपको। होता है कि नहीं? तो वैसे ही आपको पेपर जब अटेम्प्ट करते हो ना, तो सब क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता लगना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, टाइम लेगा, इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना, क्विक माइक्रो सेकंड में डिसीजन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये आएगा प्रैक्टिस करने से। देखो, ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। डिवाइड का मतलब है प्लस, तो डिवाइड जहां है उसकी जगह ये प्लस बोलना चाहता है, डिवाइड को प्लस बोलता है। और मल्टीप्लाई को माइनस बोलता है, तो मल्टीप्लाई को ये माइनस बोलता है, प्लस को ये मल्टीप्लाई बोलता है, ये प्लस को मल्टीप्लाई बोलता है, और माइनस को डिवाइड बोलता है। माइनस को क्या बोलता है? डिवाइड बोलता है। तो ये यहां पर आपको पता है कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो 4 से तो ये 9 बनता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो 3 को 4 से तो ये 12 बनता है। तो क्या बचा? 9 + 6 - 12, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 9 + 6 15 - 12, आंसर क्या होगा? 3, ऑप्शन नंबर डी। ये सब सिखा रखा, और मैंने ये भी आपको इसमें 5-6 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, डिफरेंट। हर मॉक टेस्ट, देखो एक बहुत बड़ी बात मैं बताना भूल गया, बहुत ध्यान से सुनना। जब रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2 आएगा ना, तो फिर इन सारे चैप्टर्स का कुछ और वैरायटी मिलेगा आपको। ऐसा मैथमेटिकल नहीं मिलेगा, ऐसा ब्लड रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी। टाइप बदल जाएगा, तीसरे में फिर बदल जाएगा, चौथे में फिर बदल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन मॉक टेस्ट के बहाने से सारी वैरायटीज कवर कर लूंगा। लेकिन आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करें, आप साथ में
जहां जहां डाउट्स होते हैं वहां वहां इन सेशंस को देखते जाइए। आपके डिवोशन यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 65 सेशंस अवेलेबल है रीजनिंग के, 80-85 करीब मैथ्स के, उनको देखते जाइए ताकि डाउट्स क्लियर होते जाए। साथ के साथ थोड़ी मेहनत ज्यादा कीजिए तो बाद में आपको भी मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा और मेरे को भी टाइम कम लगेगा और इसी में मजा आएगा। अपन एक एक मॉक टेस्ट पे खाली रीजनिंग में 2-2 घंटे लगाएंगे, वो ठीक नहीं है। देखो प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। यह भी मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। 480 छात्रों वाले कॉलेज में प्रत्येक छात्र 8 समाचार पत्र पढ़ता है। प्रत्येक समाचार पत्र 80 छात्रों द्वारा पढ़ा जाते हैं, तो समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात करें। 8 6 48, 6 6 6 8 48 आंसर आएगा। न्यूनतम मिनिमम का तो चक्कर ही नहीं है। 48 सी ऑप्शन दीजिएगा। देखो क्या बोलता है, 480 छात्र इन ए कॉलेज विद 480 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट रीड्स 8 न्यूज़पेपर्स। देखो 480 छात्र हैं, अभी दूसरी लाइन को भूल जाओ, ये 480 बच्चे, हर बच्चा 8 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो हमें इतने न्यूज़पेपर चाहिए भाई। 480 बच्चे लाइब्रेरी में बैठा दो और हर बच्चे के 8 हाथ में 8 पेपर होने चाहिए। कितने पेपर होने चाहिए? 8 पेपर एट ए टाइम पर। तो एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 8 समाचार पत्र पढ़ता है। ये लो, ये तो हो गए समाचार पत्र चाहिए। प्रत्येक समाचार पत्र 80 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखो ये मजे की बात, ये तो एट ए टाइम पर है, बट एट ए टाइम पर ऐसा थोड़ी होता है एक बच्चा 8-8 पढ़ेगा। एक बच्चा एक ही पढ़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर हर बच्चा 8 पढ़ लेगा पूरे दिन भर में, या जो भी कुछ है उसको 8 चाहिए। तो 480 बच्चे हैं अवेलेबल, 8-8 उनको न्यूज़पेपर चाहिए। तो ये तो न्यूज़पेपर्स की संख्या चाहिए टोटल, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है? वो ये कि 80 छात्रों द्वारा हर समाचार पत्र पढ़ा जाता है। तो ये जो समाचार पत्र हैं, ये 80 बच्चे ऐसे हैं जो हर, देखो प्रत्येक समाचार पत्र 80 छात्रों द्वारा पढ़े, तो ये तो हो गए समाचार पत्र 80 से करेंगे 8 6 6 8 क्या होगा? 48। तो समाचार पत्र केवल 48 ही बहुत रहेंगे। तो 48 समाचार पत्र चाहिए तो काम हो जाएगा हमारा। तो 48 480 स्टूडेंट्स को 48 समाचार पत्र आप देंगे तो ये बिल्कुल 8-8 का हिसाब बन जाएगा। 8 6 48। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आई होप पिक्चर क्लियर होगी। और मैं तो फिर वही लाइन कहूंगा कि अगर कोई डाउट है तो आप जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है उनमें देख लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट आपको और मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत ज्यादा आसान है। अब न्यूनतम अधिकतम की तो बात ही नहीं ना भाई, एग्जैक्ट चाहिए इसमें 48 से काम चल जाएगा। 480 बच्चे थे, 8 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो इतने न्यूज़पेपर चाहिए थे। लेकिन ये तो न्यूज़पेपर चाहिए, लेकिन 80 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो एक बच्चा पढ़ता है, तो 80 से डिवाइड कर दो, उसको इतना नहीं चाहिए, क्योंकि 80 तो भाई यहां पर तो क्या होगा, यूनिक हो गया, हर बच्चे को आपने 8 दे दिए, बल्कि 80 तो न्यूज़पेपर ऐसे जो हर बच्चा पढ़ता है, तो 80 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा सही संख्या। तो आंसर 48। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो जरा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां पर है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर मैंने सबसे पहले करवाया था, मैंने जो रीजनिंग का आपका एनटीपीसी का कोर्स कराया। और मैं एक बात और बताऊं आपको, आगे जो सीबीटी 2 आएगा उसका भी अपन क्लासेस करेंगे मॉक टेस्ट के साथ साथ। आगे मैं आपसे बात करूं ग्रुप डी का, जब भी अनाउंसमेंट होगा तो मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्लासेस, वरना ये क्लासेस तो अपन ने कर रखी, बट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस। अब मैं चाहता हूं क्लासेस कम हो, प्रैक्टिस ज्यादा हो, क्योंकि क्लासेस तो मैं करवा चुका हूं, वही काम आ जाएंगे आपके, फॉर्मेलिटी की जरूरत थोड़ी क्या है। लेकिन प्रैक्टिस हो एग्जाम वाइज, तो आप इसमें बने रहिए और लगातार देखते रहिए। जो नोटिफिकेशन मिलते हैं उनको भी आप पकड़िए, कि ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। अब देखो 24 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो इसने कहा कि 17 मार्च 2008 को क्या था। आपको मैंने कहा था ऐसे काम हम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, तो आपको मैंने ये समझाया था कि पहले आप ईयर से ईयर पे चलिएगा। कैलेंडर को भी मैंने आपको कम से कम 3 घंटे लगाकर बता रखा है, 2 सेशन में, लंबे सेशन ले रखे हैं। तो पहले आप 24 फरवरी 2002 से 24 फरवरी 2008 तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताइए। तो आपको कितने साल मिलेंगे? 6। और 6 साल, अब मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो 6 साल में ऑड डेज कितने होंगे? 6। लेकिन साथ में जो 2004 है वो भी ऑड डे होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है, और 2002 की भी 2002 तो ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में होता है ऐसा। तो अब ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। 24 फरवरी तक आया हूं मैं केवल,
क्योंकि मैंने कहा था डेट और मंथ सेम। 24 फरवरी 2002 से 24 फरवरी 2008 में ऑड डेज बनते हैं 7। कितने बनते हैं? 7। क्योंकि 2002 से 8 में 6 तो 6 साल के, और एक बीच का 2004, और 7 का मतलब होता है 0। ये सब मैं सिखा चुका हूं उसके अंदर, उसमें देख लीजिएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 24 फरवरी 2008 को भी फ्राइडे मिलने वाला है। लेकिन आपको 24 फरवरी 2008 थोड़ी पूछा है, आपको 17 मार्च 2008 पूछा है। 17 मार्च 2008 पूछा है, तो आप क्या करेंगे? जो दिन बच रहे हैं, अब देखो 2008 का मैंने इसमें काउंट क्यों नहीं किया, 2004 का किया, क्योंकि अभी तक मेरे को पास 28 फरवरी का अगला दिन आया नहीं। फरवरी में दिन कितने बच रहे हैं? 5। कितने बच रहे हैं? 5। और मार्च में कितने? 17। और 17 का मतलब कितना होता है? 3। क्यों 3? क्योंकि 14 अपन इग्नोर करते हैं, 7 और 7 का मल्टीपल इग्नोर करते हैं, मैंने सिखा रखा है। तो 3 इधर बचेंगे और 5 इधर बचेंगे। 5 + 3 कितना होगा? 8। और 8 का मतलब कितना होगा? 1। और 1 का मतलब क्या होगा? सिर्फ ऑड डे 1 बढ़ना चाहिए, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ दीजिए, शनिवार हमारा आंसर होगा। दोबारा देख लीजिएगा, 24 फरवरी 2002 से पहले मैं चलूंगा 24 फरवरी 2008 तक, तो 6 साल में 6 फर्क पड़ेगा, और बीच का 2004 में एक और फर्क पड़ेगा। 6 + 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 24 फरवरी 2002 से 24 फरवरी 2008 तक फ्राइडे था, तो फ्राइडे रहेगा। अब फरवरी में कितने दिन बच रहे हैं? इसके बाद 5 दिन बच रहे हैं। कितने दिन बच रहे हैं? 5। और मार्च में 17 दिन है, 14 में इग्नोर करूंगा तो 3 बचेगा, तो टोटल कितना हो गया? 8। 8 में भी मैं 7 छोड़ूंगा तो क्या बचेगा? 1। तो इस क्वेश्चन का ऑड डे कितना निकलता है? 1। तो आपका शुक्रवार था, तो एक दिन जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा? शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैं आपसे ये बार बार दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, जो 2-3 घंटे लगा करके सारी चीज बता रखी है। कैलेंडर में कहां से कहां चलना, कैलेंडर कुछ भी पता नहीं हो तो कैसे कोई भी डेट निकालना, और आपसे शताब्दियों में कैसे चलना, बहुत सारी बातें जो कुछ एग्जाम में आ सकता है, वो सब कुछ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन 21 पे आइएगा। क्या कह रहा है वो? नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5 शब्द हैं, मैंने आपको सिखा रखा है कि ये 5 शब्द या जितने भी शब्द हों, इनको समय और काल के हिसाब से या तो पहले से बाद में लेकर जाइए या बाद में से पहले लेकर आइए। इन 5 शब्दों में देखें, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। भाई अंत में हो क्या सकता है? इन सब का परिणाम अंत में मृत्यु हो सकता है कि नहीं? बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, ये सब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनसंख्या वृद्धि से स्टार्ट होना चाहिए और मृत्यु पर समाप्त होना चाहिए। तो 2 से शुरू होना चाहिए, 3 पर खत्म होना चाहिए। हो सकता है और भी कुछ हो, बट अगर मैं चांस की बात देखूं तो ये वाला मुझे ऑप्शन थोड़ा बेटर लग रहा है। 2 से शुरू हो रहा है, बाकी चीज चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, स्टार्ट और एंड पता लग जाए तो काम आसान होता है। क्या ये सही है? चेक करना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि होगी, उसके बाद में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होगी तो रोजगार नहीं मिल सकता, बेरोजगारी होगी। फिर बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी तो गरीबी अपने आप बढ़ जाएगी, गरीबी बहुत ज्यादा होगी तो बीमारी होगी, और बीमारी बहुत ज्यादा होगी तो मृत्यु अपने आप होगी। तो इसमें क्लियर कट है, ऑप्शन क्या देना चाहिए? सी। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मार्ट वर्क क्या करके देखना है, स्टार्ट और एंड जल्दी पता लगे तो काम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके भले के लिए, आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, है ना। जनरल नॉलेज की चीजें पता होंगी, और ये केवल आपके सिलेक्शन तक नहीं बल्कि ये जीवन भर लागू रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज और हेल्थ इन 2 से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जरा देखो 22 क्या बोल रहा है, वो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। तो इसे कहता है एनालॉजी, सादृश्यता। 42 को 512 बोलता है, वो 42 को किसी तरह से 512 बोलता है, तो 32 को क्या बोले, ये सवाल है। अब 42 और 512, आपको 512 को देखकर सबसे पहले क्या याद आता है बताओ? 512 की सबसे बड़ी डेफिनेशन मेरी नजर में यह है कि 8 का क्यूब है, यह आपको पता होना चाहिए क्लियर कट। अब 8, क्योंकि 42 से तो कुछ समझ में आता नहीं है, 8 का क्यूब है। 8 आने के लिए मुझे जो दिखा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ पाएगा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो ऊपर किया गया वही नीचे करेंगे। एनालॉजी का मतलब यही होता है, सादृश्यता, सिमिलरिटी, समानता। तो यहां पर 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 8, और ये 8 का क्यूब है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, और 6 का क्यूब होता है 216।
6 का क्यूब कितना होता है 216, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइएगा। देखो, सिमिलरिटी यानी कि जो आपके एनालॉजी है, सादृश्यता का ही एक और प्रश्न है, और ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। देखो, इसने आपको क्या कहा, 4 शब्द दिए गए, नाटक, ड्रामा, सिनेमा, दस्तावेजी, डॉक्यूमेंट्री, रोड शो। इन चारों में अगर मैं देखूं तो कोई जो 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे सटीक बनता है, वो है कि क्वेश्चन यहीं पे शुरू हो रहा है, 4 शब्द 4 ऑप्शन, बात खत्म। और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, जरा देखिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द वैरायटीज, जितनी वैरायटीज पॉसिबल है जो भी पूछी गई है। अपन अगला मॉक टेस्ट लेंगे कुछ और डिफरेंट, अगला और डिफरेंट, करते 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 ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आज बुधवार है, आज ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिला है आपको, परसों फ्राइडे को मिस मत कीजिएगा, मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट की बात करेंगे। और अभी फिलहाल वीक में 2 रखते हैं, आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से फिर वीक में 2 को हम 4 कर सकते हैं, और मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं 4 को 6 भी कर सकता हूं। ऑल्टरनेटिव डे रीजनिंग और मैथ्स, डिपेंड करेगा सब कुछ आप लोगों पर कि आप लोग इसको कितना ज्यादा रेस्पॉन्ड करते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए ना आपके पास है ना मेरे पास है। इधर देखो, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इन सबको बनाने में बहुत मेहनत होती है। एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है आपके एग्जाम के हिसाब से, टाइपिंग होती है, पीपीटी बनती है, तब जाकर डिलीवरी हो पाती है। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो तो मजा है। पहला ऑप्शन, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। नाटक होते हैं बिल्कुल ऐसा, सिनेमा में भी हो सकता है, पिक्चर ऐसी बनती है, डॉक्यूमेंट्री तो होती इसीलिए है, रोड शो भी हो सकता है। पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपको हमेशा बेस्ट चुनना है, तो और ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं, थिएटर्स में, ये रोड शो थिएटर में कैसे होगा बताओ? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, सब तो नहीं होते। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में हो सकते हैं, कतई नहीं, ये तो अनेकों भाषाओं में हो सकते हैं। कोई समानता नहीं है इनमें, कोई समानता नहीं है। कैसे समानता नहीं है? मुझे लगता है ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। इन सब का प्रयोग, दे कैन ऑल बी यूज टू डिलीवर ए सोशल मैसेज, इन सभी का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। ये इन चारों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन नजर आता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 24 नंबर सीरीज का एक और प्रश्न है। शुरुआत हो रही है 25 से। 25 क्या होता है? 25 की सबसे बड़ी डेफिनेशन है ये 5 का स्क्वायर है। आगे अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे स्क्वायर नजर नहीं आते। देखो, जितना नंबर्स के साथ आप काम करोगे उतना नंबर से आप खेलने लगोगे, तुरंत पकड़ में आएगा। स्क्वायर का तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, आगे कहीं भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन जरा नोटिस कीजिए, अगर मैं यहां देखूं 341 7 का क्यूब में से 2 कम नजर आ रहा है, और ये 6 के क्यूब में से 2 कम नजर आ रहा है, ये 5 के क्यूब में से 2 नजर आ रहा है कम, ये 4 के क्यूब में से 2 कम नजर आ रहा है, तो ये 3 के क्यूब में से 2 कम नजर आ रहा है, तो आगे 8 के क्यूब में से 2 कम नजर आएगा। आंसर बी आएगा। जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट से शुरू करें और हमें लॉजिक ना मिले तो हम अटक जाएं। सीरीज लेफ्ट से नहीं, अंत यानी कि राइट से पकड़ी जा सकती है, बीच में से पकड़ी जा सकती है, कहीं से भी लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये 7 के क्यूब में से, क्यूब आपको याद होने चाहिए, 7 के क्यूब में से 2 कम है। 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216 में से 2 कम है, 5 का क्यूब 125 में से 2 कम है, 4 का क्यूब 64 में से 2 कम है, 3 का क्यूब 27 में से 2 कम है, तो जो 8 का क्यूब होता है वो होता है 512, और उसमें से जब मैं 2 कम करूंगा तो आंसर आना चाहिए 510। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 25 नंबर पे चलते हैं हम। 25, 26, 27 ये तीनों का लॉट एक साथ एग्जाम में ऐसे ही पूछा है, और ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन उठाया मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। ए बी डब्ल्यू एक्स आर वाई जेड और एस, 8 लोग हो गए, आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इन ए सर्कल। सर्कल के अंदर बैठे हैं। आपको जब मैंने सर्कल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सबसे पहला काम यह करना है कि कोई भी आकृति, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट दुनिया में 3 तरह से बन सकता है, एक सर्कल में बन सकता है, दूसरा रोज में बन सकता है, पंक्तियों में,
और तीसरा स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई और तरह की टेबल हो सकती है। लेकिन चाहे कैसा भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, सबसे पहली बात मैंने आपको यह सिखाई थी, आप उस आकृति का निर्माण कीजिए और कम से कम 2 लोगों को फिक्स कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक सर्कल का निर्माण होगा। 8 सीट दीजिएगा। इसमें मैंने 8 सीट दे दी हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, और मैं आपको फिर सलाह तो जरूर दूंगा ही दूंगा कि मैंने पजल्स के सिटिंग अरेंजमेंट के 3-4 सेशंस ऑलरेडी आपके लिए हुए हैं, आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उनको जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। इधर देखिए, अब 8 में से कोई एक को क्यों नहीं बोलता? एक को तो कहीं भी बैठा लो, तो कम से कम 2 लोग पक्के पक्के फिक्स हो, वहीं से काम को शुरू करना है। यहां पर आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4। हम इन चारों को लेते हैं। पहला पॉइंट, वाई ठीक बी और आर के बीच में बैठा है। यह पॉइंट मैं छोड़ना चाहूंगा पहले। क्यों? क्योंकि वाई क्या बोलता है? वाई के लिए बी और आर के ठीक बीच में। तो इसमें क्या हुआ? बी और आर फिक्स नहीं हो पाए। देखो, क्योंकि बी इधर है तो आर उधर हो सकता है, आर इधर हो सकता है तो बी उधर हो सकता है। तो मैंने आपको जो शर्त बताई ना, वो मैंने अपने अनुभव पे आधारित बताई है। कम से कम 2 लोग फिक्स हो, वहीं से शुरू कीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ए ना तो एक्स के और ना जेड के बगल में बैठा है। बगल का मतलब क्या होता है? अगल हो चाहे बगल हो, इसका मतलब नेक्स्ट होता है, नेबर होता है, ठीक पास वाला होता है। दायां भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है, अगल बगल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी ये मैंने कहा था 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑप्शनल। ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे इनका तो पता ही नहीं है, तो फिर इसका कैसे बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है, बी के दाएं जेड है। अब बी का पता लगे तो जेड का, अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर पहला पॉइंट लेंगे अपन। चौथा पॉइंट और देखते हैं, एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। ये जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट, ये 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को फिक्स कर देगा। तो मेरी राय में यही लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 लोग फिक्स होने चाहिए। तो एस के लिए 2 लोगों से बात हो रही है, एक तो एक्स के और एक वाई के। तो जो एस है वो क्या है? एक्स के तो बाएं से और वाई के दाएं से तीसरा है। तो एस को फिक्स कर लो। और मैंने आपको समझा रखा है कि मेरी फेवरेट जगह ये है, क्योंकि यहां से मुझे दायां भी अच्छा नजर आता है और बायां भी अच्छा नजर आता है। जब सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा ना हम ही को है, तो हम वो जगह चुने ना जो हमारे फायदे की हो। अब आगे जरा देखो क्या बोल रहा है। यहां पर एस है, एक एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर, इन दोनों से तीसरा एस है। एक नियम मैंने आपको सिखाया था, स्पेस, यहां स्पेस है, इस जगह को काम में लेते, ए बी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी ले लो, इसको दाएं 5वां है। तो मैंने आपको यह नियम सिखाया था कि अगर ये 5वां है तो इन दोनों के बीच में 4 लोग होंगे, 4 होंगे तभी तो 5वां होगा वो। तो आप जरा मुझे बताइए, यहां पर जो एस है वो इस एक्स के भी तीसरा है बाएं से और वाई के भी तीसरा है, यानी कि तीसरा है। तो इन दोनों के साथ एस की पोजीशन 2 जगह छोड़कर आनी चाहिए, यानी कि एस के साथ 2 जगह छोड़कर कोई यहां पर आएगा इनमें से, और 2 जगह छोड़कर कोई यहां पर आएगा इनमें से, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक्स और वाई कहां पर आएंगे पढ़ेंगे। एस क्या है? एक्स के बाएं से तीसरा, एक्स के बाएं से तीसरा, एक्स यहां नहीं हो सकता वरना एक्स के दाएं तीसरा हो जाएगा, तो एक्स फिर यहीं आ सकता है। एक्स यहां पर होगा तभी तो इसके बाएं से, ये तो राइट हो गया क्योंकि सारे लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा जाए तो सेंटर को फेस करेंगे। एक्स का राइट मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट क्या होता है बताइए? ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज कैसे होगा ये ध्यान रखना प्लीज। कभी कभी क्योंकि ऐसे जरूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन किसी की भी दाएं चलना हो तो उल्टी घड़ी घुमानी एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं चलना हो, अगर दाएं सेंटर को फेस करे दाएं चले तो एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं चले तो कैसे चलेंगे आप? क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो, एक्स यहां पर होगा और वाई पक्का यहां पर होगा। क्यों? वाई के दाएं से तीसरा, 3 लोग फिक्स हो गए। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। पहले पॉइंट पे आइए, वाई ठीक बी और आर के बीच में। अब बी और आर के बीच में है तो बी और आर में से कौन कहां आएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी यहां पर आएगा। ये पहला पॉइंट खत्म होता है। ए ना तो एक्स के और ना जेड के बगल में बैठा है। ए बोलता है ना तो मैं जेड के बगल में बैठूंगा और ना मैं एक्स के बगल में बैठूंगा। तो जेड एक्स तो मुझे दिख रहा है,
एक्स तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहां पर मुझे जेड नहीं दिख रहा ना। एक पॉइंट और क्या है तीसरा, बी के दाएं जेड है, बी के दाएं जेड है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बी यहां पर हो ही नहीं सकता। अगर बी यहां पर हुआ तो बी के दाएं तो वाई दिख रहा है, अगर बी यहां पर हुआ तो बी यहां नहीं हो सकता, बी सिर्फ यहां हो सकता है, और बी यहां पर होगा तभी तो उसके दाएं जेड यहां पर हो पाएगा। तो बी अगर यहां होगा तो फिर दाएं तो वाई बैठा है, तो बी यहां नहीं हो सकता। ये बी की जगह गलत है, यहां आर फाइनल हो गया और यहां पर बी फाइनल हो गया और यहां पर जेड भी फाइनल हो गया। तो ये 6 लोग नजर आ रहे हैं, 2 जगह खाली है। अब आप देखो ये क्या बोल रहा है, ए ना तो एक्स के और ना जेड के बगल में बैठा है, तो एक्स के बगल में नहीं बैठा तो यहां नहीं बैठेगा, जेड के बगल में तो जगह भी नहीं है, तो ए को बैठाने की इसके अलावा जगह ही नहीं है, क्योंकि एक्स, अरे बगल का मतलब है पड़ोसी नहीं होगा। ए ना तो एक्स का पड़ोसी मतलब दायां बायां दोनों, ना तो एक्स का और ना जेड का पड़ोसी होगा, तो जेड का पड़ोसी तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह भरी हुई है, और एक्स का पड़ोसी नहीं हो सकता तो यहां तो वैसे भी जगह भरी हुई है, यहां नहीं आ सकता, बचा ये। अब कौन एक बच गया इनमें, डब्ल्यू नजर नहीं आ रहा, डब्ल्यू को यहां रख दो, बात खत्म। 8 लोग, देखो आपको समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना इट टेक्स वेरी वेरी लेस टाइम। अब जरा क्वेश्चंस पे आइएगा, क्वेश्चंस अगले पेज पर है, जरा देखते हैं। एक्स किन के बीच में बैठा है, एक्स किन के बीच में बैठा है, तो एक्स के बाजू वाले 2 देखने पड़ते हैं, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो आर और डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू और आर, आर और डब्ल्यू एक ही बात है, ऑप्शन बी दीजिएगा। एस के बाएं कौन बैठा है, कुछ भी नहीं कहा जाए तो ठीक बाया चाहिए, एस के ठीक बाएं कौन बैठा है, एस ये रहा, एस के ठीक बाएं जेड है, एस के ये तो दाएं हैं और ये ठीक बाएं जेड है, एस के ठीक बाएं कौन है, जेड है, ऑप्शन ए दीजिएगा। आखिरी प्रश्न 27 इस पजल का, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हैं तो डब्ल्यू किसके राइट होगा, अगर सबके चेहरे बाहर कर दो तो डब्ल्यू किसके राइट होगा। चेहरे बाहर का मतलब है अभी अंदर नहीं, सब बाहर देख रहे हैं, आप डब्ल्यू को फोकस करो क्योंकि डब्ल्यू से मतलब है सारे बाहर देख रहे हैं, सबके चेहरे बाहर हो गए, तो डब्ल्यू किसके राइट होगा, राइट तो एक्स के राइट होगा ना, सब बाहर देख रहे हैं तो चेहरा सबका बाहर की तरफ है, तो किसके राइट में बैठा है, तो एक्स के राइट में बैठा है डब्ल्यू, किसके राइट में बैठा है, एक्स के राइट में बैठा है, तो यहां पर आंसर दीजिएगा एक्स, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। आखिरी के 3 प्रश्न और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूर्व धारणा, असम्पशंस, एलआर का प्रश्न है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको करवा रखी है, 3-4 सेशंस लिए हुए हैं। असम्पशंस का मतलब है पूर्व धारणा, एक नॉर्मल इंसान बोलने से पहले जो सोचे वो असम्पशन है, और कुछ अनकही बातें जो मान ली जाती हैं वो भी असम्पशन है। बारीकी से सीखने के लिए कृपया उन सेशंस को देखें तो आपको मजा आ जाएगा। इधर देखो क्या सवाल है, बालों के झड़ने की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। मैंने आपको जब असम्पशन पढ़ाया था तो आपको यह कहा था कि जो कहता है, जो बोलता है वही सोचता है, उसका ही असम्पशन है। और हमारे लिए दिक्कत यह होती है कि स्टेटमेंट यानी कथन तो एग्जामिनर का है और असम्पशन हमको करना है। तो ये किसी कंपनी का स्टेटमेंट लग रहा है, उन्होंने कहा बालों के झड़ने की समस्या से लड़ना है तो हमारी दवा लीजिए। पहला असम्पशन कंपनी का क्या है, हमारा काम केवल क्या है, यस और नो में आंसर देना कि ये सच है, असम्पशन पूर्व धारणा, बोलने से पहले ऐसा सोचा है कि नहीं सोचा। पहला, बाजार में मौजूद बालों से संबंधित अन्य दवाओं से कोई फायदा नहीं होता। बालों से संबंधित जो अन्य दवाएं हैं उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप नियम पढ़ लें, सुन लें, समझ लें जो मैंने करवाए, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मैंने करवा रखा है कि अगर कंपनी एक्स का स्टेटमेंट है तो कंपनी वाई, जेड या किसी और की बात नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो बुक एक्स पढ़ लीजिए, तो यह तो असम्पशन हो सकता है मेरा कि बुक एक्स एक अच्छी किताब है, नहीं तो मैं आपको क्यों रिकमेंड करता। बुक एक्स को पढ़ने से आपको फायदा होगा, यह भी सही है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, यह भी सही है। लेकिन यह गलत है कि अगर आपने बुक इसके अलावा कोई और पढ़ी तो फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे के लिए नहीं कह सकते। किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को दिखा ले, तो क्या होगा, हमारे पूर्व धारणा क्या है,
उस डॉक्टर को दिखाने से आपको फायदा मिलेगा। इसका यह मतलब थोड़ी है कि बाकी के सारे डॉक्टर्स बेकार है, उनको दिखाओगे तो फायदा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो अन्य की बात नहीं कर सकते। मैं सलाह दूंगा आप ये सेशंस देख लीजिए तो नियम आपको समझ में आएंगे, तो शब्दों को पकड़ के तुरंत आपको पता लग जाएगा आंसर क्या है। दूसरा, दवाओं के बिना बालों के गिरने को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। किसी ने कहा मेरे को फिटनेस बढ़िया करनी है, बोले जिम चला जा मजा आ जाएगा, तो जिम जाने से फिटनेस बढ़ेगी ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो जिम जाएगा ही नहीं उसके बिना उसकी फिटनेस होगी नहीं। अरे योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, रनिंग कर सकता है, और 10 तरीके हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों ही असम्पशंस गलत हैं। तो आंसर डी दीजिएगा। पहला भी पूर्व धारणा गलत है, दूसरी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, ये प्रश्न कहलाते हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स में ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगाए, देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसके पैरेलल में ये है और ये है। तो पहले पार्ट में आपको ये ढूंढना है कि 551 कैसे आएगा, दूसरे पार्ट में 246 कैसे आएगा। इन दोनों में से कोई एक भी जस्टिफाई हो गया तो तीसरे में वही नियम लगाना है। इसे बोलते हैं अपन मैट्रिक्स सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं अपन, लेकिन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मानी जाती है इसलिए इसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं। अब पहले ये हमारा काम है 551 कैसे आए ये पता लगाया जाए। इन सबको जोड़े तो 551 नहीं आता, इन सबको जोड़ के स्क्वायर करें तो 551 नहीं आता, 551 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता वैसे। तो क्या किया जाए जरा देखिए, अगर हम देखें यहां पर 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, मान ली बात, 1 और 6 का डिफरेंस 5 होता है, वो भी ठीक है। ये 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 6 और 1 का डिफरेंस 5 है, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, 9 और 3 का डिफरेंस 6 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें 915 और 364 का डिफरेंस 6, 5, 4, ये समझ में आता है थोड़ा सा। देखो ऊपर के अगर मैं लॉट को पकड़ू 915 ये वाला, और जो नीचे वाला लॉट है 364, ऊपर वाले लॉट में से नीचे वाले लॉट को घटा दूं, 4 में 1 जोड़ो 5, 6 में जोड़ो 5, 4 में 551 आता है। यानी ऊपर वाले तीनों एक साथ ले लूं, ऊपर ऊपर वाले, इनसे एक नंबर बना 915, नीचे वाले तीनों से नंबर बना 364, इसमें से इसको घटाया तो 551 मिला। क्या यहां पर भी ऐसा होता है? अरे ये तो नंबर छोटा है ये बड़ा है, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। 543 ऊपर है, नीचे 789 है, तो आप नीचे में से ऊपर घटा सकते हो। 3 में क्या जोड़ोगे 6, 4 में 4, क्या 246 है। हाँ, तो मैं बेटर क्या बोलूंगा इस बात को, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा या नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा। आप इसको ज्यादा अच्छा बोल दो, ऊपर वाले लॉट और नीचे वाले लॉट से जो नंबर बन रहे हैं उनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। राम और मोहन की आयु में 5 साल का अंतर है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि इस लॉट में से इस लॉट का डिफरेंस जो है वो 551 है, इस लॉट के इस लॉट का डिफरेंस 246 है। इधर देखो ऊपर का लॉट है 863, नीचे का है 241, डिफरेंस देखो तो ये 2 आता है, ये 2 आता है, ये 6 आता है, 622। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। और आज का आखिरी प्रश्न नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के भी मैंने आपको 3-4 सेशंस ले रखे हैं, 6-7 टाइप्स के जितने प्रश्न आते हैं अपन भी ले लेंगे अपने मॉक टेस्ट में, चाहे पेपर फोल्डिंग कटिंग के हो, चाहे मिरर इमेज वाटर इमेज हो, चाहे क्लॉक में मिरर इमेज वाटर इमेज हो, चाहे हम बात करें एनालॉजी हो जैसे ये दिख रहा, जैसे क्लासिफिकेशन हो, कई 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 तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब जरा देखो यहां पर ये एनालॉजी का साइन है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन है, वही इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में मुझे क्या समझ में आया, मुझे लगा जैसे इस गमले को किसी ने पकड़ के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हो। अगर इस गमले को पकड़ के ऐसे कैसे 90 डिग्री यूं घुमा दिया हो तो यह आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे अगर हम इसको, ये चोंच नीचे जा रही है, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में तो इधर जानी चाहिए, तो ये इधर तो नहीं जा रही, ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो चोंच ही नहीं है, इसमें भी चोंच नहीं है, तो यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसा इनमें हो रहा है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये 90 डिग्री घुमा घड़ी की विपरीत दिशा में तो ऐसा मिला, तो इसको भी 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ऐसा मिलेगा। इनमें तो ये शेप ही नहीं है, देखो तो ये दोनों तो वैसे नहीं हो सकते, ये 2 बचे तो ये डायरेक्शन सही नहीं है, ये डायरेक्शन सही है। तो ये 30वां प्रश्न हुआ। आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपसे हक के साथ, आप में से हर बच्चा प्लीज इसको लाइक जरूर करें,
कमेंट करके आप दो बातें बताएंगे। एक तो आज का सेशन कैसा लगा, दो कमेंट करने आपको, और दूसरा आने वाले सेशंस में आपकी क्या राय है। बिल्कुल अपन मिलकर चलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। अधिकतम लोगों को शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मैंने जो आपको कहा महेंद्र खंडेलवाल के नाम से जो मोटिवेशन का चैनल है उसको भी करें, क्योंकि उसमें हर संडे शाम को 5 बजे आपको बिल्कुल जगाने के लिए, आपको स्मार्ट वर्क कराने के लिए, आपके टोटल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई सेशन आता है जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।